हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। ये एक डेमो सेशन है। इस डेमो सेशन में हम मॉडर्न इंडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है सत्याग्रह बाय गांधी जी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो हमारा न्यू बैच है उसके बारे में, जो 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है फॉर एपीपीएससी। आप चाहे तो आप उसे एनरोल कर सकते हैं। दिस इज अबाउट मी, माई नेम इज याशना। एंड अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है या फिर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दिस कोर्स और रिगार्डिंग डेमो सेशंस, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी रिगार्डिंग डेमो सेशन या रिगार्डिंग कोर्स इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया का, वो है ऑल इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह बाय गांधी जी। गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए, बहुत सारे मूवमेंट किए जो हमारे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे कि जो मेंस है उसमें भी इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस है। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो हमारा मेन सेंटर में जो पर्सनालिटी होगी वो गांधी जी होगी, ठीक है। इससे पहले हम देखेंगे कि इंडिया की सिचुएशन क्या थी गांधी जी के अराइवल से पहले। इंडियन सिचुएशंस क्या थी, क्या कंडीशन थी इंडिया की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब इंडियन जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी। और वो कौन कौन सी रीजंस थे, कौन कौन सी कॉजेज थे जिसकी वजह से इंडिया की सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन वो डिग्रेड हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया था इंडिया का। नेशनल डेट जो था वो इंक्रीज हो गया था। टैक्सेस जो थे वो रेज कर दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। मोर इनडायरेक्ट टैक्स, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडियन पीपल से ले रही थी, किस बेसिस पे, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कस्टम ड्यूटीज जो थी वो इंक्रीज कर दी थी। तो ये सारी जो कंडीशंस थी, डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना, नेशनल डेट का बढ़ना, टैक्सेस इंक्रीज करना, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज करना एंड कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज करना, इससे क्या हुआ, जो कॉमन इंडियंस थे वो फेस कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो भी कंडीशंस थी इकोनॉमिकली स्पेशली। क्योंकि जो इंडिया थी वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या ट्राई करती थी कि वो इंडियन जो कॉमन मासेस है वो पे करे, ठीक है। और उस टाइम पे क्या हो रहा था कि फेमाइन कंडीशंस आ गई थी, फेमाइन कंडीशन इंक्रीज हो गई थी। अंडर प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप, क्योंकि वॉर की सिचुएशन थी। तो वॉर के सिचुएशन में क्या हुआ कि जितना भी सरप्लस फूड था वो आर्मी के जो सोल्जर्स होते थे उनके लिए ब्रिटेन भेज दिया जाता था। और जो इंडियन फार्मर्स थे उन पे बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उनसे फूड क्रॉप्स को कम प्राइस में
बेचने के लिए बोला जाता था। ठीक है, तो इससे भी जो इंडियंस थे, कॉमन इंडियंस थे, उनकी फैमिली, उनकी सोसाइटी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पर असर पड़ रहा था। बिटवीन 1914 एंड 1927 सॉरी 23, तो ये क्या कंडीशन थी, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर हो रहा था। अब वॉर को लड़ने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सोल्जर्स की। तो फोर्सफुली जो ब्रिटेन है या ब्रिटेन की जो आर्मी है, फोर्सफुली इंडियंस को आर्मी में जाने के लिए बोल रहे थे, फोर्सफुली। वर्किंग क्लास की जो कंडीशन थी या वर्किंग क्लास जो थी वो इमर्ज्ड हुई थी। इन सारी सिचुएशन से क्या है, सारी क्लासेस इंडिया की, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, सारी क्लासेस जो है वो उस पर अफेक्ट पड़ रहा था। किसका, वर्ल्ड वॉर का, स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और क्या सिचुएशंस थी इंडिया में उस टाइम पे, जो मास मूवमेंट है वो गांधी जी के आने से पहले भी स्टार्ट हो चुके थे। ऐसे नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि गांधी जी के अराइवल से पहले कोई मास मूवमेंट नहीं हो इंडिया में। मास मूवमेंट हुई थी इंडिया में, जैसे हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे होम रूल लीग का, जिसे तिलक एंड एनी बेसेंट ने स्टार्ट करा था। तो ये जो दो पर्सनालिटीज है, तिलक एंड एनी बेसेंट, उनका बहुत बड़ा रोल है मास मूवमेंट को लॉन्च करने में। जब गांधी जी आते हैं तो उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि लोगों को पता होता है कि मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हमें एक लीडर को फॉलो करना होता है और उसकी बातों को मानना होता है एक कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें गांधी जी के अराइवल से पहले ही इंडिया में स्टैब्लिश थी, चाहे वो मास मूवमेंट की बात हो या फिर वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस की बात हो। ठीक है, अब जब गांधी जी अराइव होते हैं इंडिया में, तो गांधी जी ने ऐसा क्या किया होता है जिससे उनको इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले माना जाता है कि उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया की इंडिपेंडेंस में। तो उनकी क्या क्या ऐसी आइडियोलॉजीज थी, ऐसे क्या क्या उन्होंने काम किए जिससे वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी मानी जाती है इंडियन इंडिपेंडेंस में। ठीक है, तो जब गांधी जी इंडिया आए थे उससे पहले ही लोगों को पता था, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स, रेडियो अवेलेबल थे, तो लोगों को पता था कि एक इंडियन है जो साउथ अफ्रीका में लड़ रहा है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, जब गांधी जी इंडिया आए तो वो फुल्ली अवेयर थे इंडियन सिचुएशंस के बारे में, कि जो कॉमन मासेस है उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इंडिया की क्या प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिकली क्या प्रॉब्लम है, सोशली क्या प्रॉब्लम्स है, वो फुल्ली अवेयर थे इस सिचुएशन से। गांधी जी क्या मानते थे, उनकी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या थी कि जो भी हम सिचुएशंस ले रहे हैं या फिर जो भी हम मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो उसकी रूट कहाँ होनी चाहिए, इंडियन सिविलाइजेशन में होनी चाहिए। इससे पहले जितने भी पॉलिटिशियंस आए थे, इंडियन पॉलिटिशियंस,
जिन्होंने मास मूवमेंट किया, जिन्होंने हेल्प की कॉमन मासेस को ये बताने में कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या क्या गलत किया है। तो अर्लियर जो पॉलिटिशियंस थे वो टूवर्ड्स वेस्ट जाते थे, वेस्ट आइडियोलॉजीज को फॉलो करते थे। पर जो गांधी जी थे उनका मानना था कि हमें रूट इंडियन जो सिविलाइजेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन को फॉलो करते थे, वो वेस्ट प्लस रूटेड इंडियन जो सोसाइटी थी और जो इंडियन सिविलाइजेशन थी उसको फॉलो करने की बात करते थे। जैसे वो जैनिज्म के भी बहुत सारे उन्होंने पार्ट्स को लिया था जिससे कॉमन मासेस को अवेयर कर सके। उन्होंने वैष्णविज्म के भी बहुत सारे पार्ट्स को या बहुत सारी आइडियोलॉजीज को फॉलो किया था। ठीक है, गांधी जी का एक ही गोल था, स्वराज। पॉलिटिकली जो गोल था उनका वो था स्वराज। उन्हें पता था कि इंडिया में इंडियन जो लोग हैं, इंडियन जो कॉमन मासेस है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, तो इससे भी वो अवेयर थे। और वो क्या मानते थे कि जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए, जैसे पहले विलेजेस के टाइम पे होता था, या विलेज बेस्ड सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए जो एंशिएंट टाइम में फॉलो होता था। और वो ये सारी चीजें कैसे अचीव करना चाहते थे? थ्रू सत्याग्रह। ट्रुथफुल फोर्स और सोल फोर्स। क्योंकि वो सत्याग्रह उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी थी। ठीक है, तो उनका मानना था कि सत्याग्रह से हम किसी भी लड़ाई को या किसी भी अथॉरिटी को, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उसे कम करवा सकते हैं या फिर ख़त्म करवा सकते हैं। जो नॉन वायलेंस था या जिसे हम अहिंसा भी कहते हैं, वो इनका एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल था। उनका मानना था कि जो नॉन वायलेंस है या जो अहिंसा है वो किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन हो, उसमें नॉन वायलेंस फॉलो होनी चाहिए। किसी भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, हमें वायलेंस की तरफ नहीं जाना है, हमें नॉन वायलेंस का साथ नहीं छोड़ना है। नॉन नेगोशिएबल थी ये चीज उनके लिए, गांधी जी के लिए, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। गांधी जी का एक रोल मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में ब्रिज बनने का भी था। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो इन दोनों की जो कॉमन आइडियोलॉजीज थी, इसकी कुछ आइडियोलॉजीज, मॉडरेट्स की कुछ आइडियोलॉजी, एक्सट्रीमिस्ट की कुछ आइडियोलॉजीज को उन्होंने कॉमन पाथ दिया, कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दिया। गांधी जी हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी के को यूनाइट करने में भी उन्होंने हेल्प किया। आज हम उस टॉपिक को देखेंगे जो है खिलाफत मूवमेंट।
अब गांधी जी क्या चाहते थे, वो मास मूवमेंट तो चाहते थे, बट कंट्रोल्ड मास मूवमेंट चाहते थे। उनकी कुछ कुछ आइडियोलॉजीज थी जिससे वो कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करते, जैसे नॉन वायलेंस, ट्रुथ, ठीक है। तो ये हमने जाना कि गांधी जी के आने से पहले क्या सिचुएशंस थी, और गांधी जी जब आए तो उनको इंडिया के बारे में क्या क्या पता थी, उनको क्या क्या कंडीशन के बारे में पहले से वो अवेयर थे। अब हम देखते हैं सत्याग्रह। हमें सत्याग्रह देखना है, तो सत्याग्रह का पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है? सत्याग्रह का मीनिंग होता है जिसमें ट्रुथ, ऐसा माना जाता है सत्याग्रह जो फॉलो करता है कि ट्रुथ जो है आज नहीं तो कल हमें मिलनी है, चाहे वो थोड़ी सी डिले हो जाए, पर ट्रुथ हमेशा जीतता है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, ठीक है। जिसमें वो नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे गांधी जी, स्पेशली ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस उनके मेन फंडामेंटल्स थे, जिसको वो किसी भी सिचुएशंस में नहीं छोड़ते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं उनके सत्याग्रह। 3 अर्ली लोकलाइज्ड सत्याग्रह। तो जो थ्री ऐसे अर्ली लोकलाइज सत्याग्रह थे जिसने पूरे इंडिया को यूनाइट करने में हेल्प किया, और गांधी जी जो थे, कॉमन मासेस ने उनको इन 3 सत्याग्रह के वजह से अपना लीडर माना, क्योंकि ये सक्सेसफुल सत्याग्रह थे। तो फर्स्ट हम देखते हैं जो हुआ था चंपारण बिहार में। कब हुआ था? 1917 में, और इसे हम फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट भी बोलते हैं बाय गांधी जी। तो राजकुमार शुक्ला नाम का एक पीजेंट था चंपारण का, वो गांधी जी के पास आता है एंड उनसे अप्रोच करता है कि आप प्लीज चंपारण बिहार में आइए और हमारी जो सिचुएशन है, जो हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसमें हमारा साथ दीजिए। गांधी जी से ये अप्रोच करते हैं ये पीजेंट। ये जो पीजेंट्स थे वो क्यों ब्रिटिशर्स के खिलाफ चंपारण में लड़ाई कर रहे थे? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे पीजेंट्स को फोर्सफुली इंडिगो उगाने के लिए बोल रहे थे, इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए बोल रहे थे। पहले क्या होता था, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी आपको इसका, कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बिहार के बहुत सारे एरियाज में इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए बोला, ठीक है। पर उनकी क्या सिचुएशन थी या क्या कंडीशन थी कि ये 3/20th पार्ट में इंडिगो प्रोड्यूस करेंगे, जिसके लिए इन पीजेंट्स को काफी अच्छा पैसा भी मिलता था, मनी भी अच्छा मिलता था। तो फिर क्या प्रॉब्लम हुई कि जब पीजेंट्स को मनी भी गेन हो रहा है और पूरे एरिया पे भी प्रोड्यूस करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ 3/20th पार्ट पे ही कहा, तो क्या सिचुएशन ऐसी है जिससे इन पीजेंट्स को अगेंस्ट जाना पड़ा ब्रिटिशर्स के। तो क्या हुआ था, और ये जो है इसको 3/20 को तिनकठिया सिस्टम भी बोलते थे।
ये इंपॉर्टेंट है। 3 कठिया जो सिस्टम है उसे इंडिगो के लिए यूज करा जाता है। तो क्या हुआ था 1915 में, जो जर्मन के लोगों ने एक आर्टिफिशियली इंडिगो बनाना स्टार्ट कर दिया था। जब इन्होंने आर्टिफिशियली इंडिगो बनाना स्टार्ट किया तो इसकी जो सप्लाई है और इसकी जो डिमांड है, सप्लाई एंड डिमांड दोनों इंक्रीज हो गई। ये आर्टिफिशियली मेड होता था तो ये चीपर भी था, ठीक है। पर जैसे 1915 में आर्टिफिशियल इंडिगो ने जो ये नेचुरली इंडिगो प्रोड्यूस हो रहा था उसको सरप्लस कर दिया, मतलब आर्टिफिशियल इंडिगो की डिमांड बढ़ गई, तो जो नेचुरली प्रोड्यूस इंडिगो था उसकी डिमांड जो है वो थोड़ी कम हो गई। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन्होंने आर्टिफिशियल इंडिगो में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया और जो नेचुरल प्रोड्यूस हो रहा था इंडिगो उसमें लोगों की डिमांड जो थी कम थी, इसलिए सप्लाई भी कम करने के लिए कहा। या फिर वो क्या करते थे, सप्लाई तो ज़्यादा करवाते थे पर जो मनी था वो कम प्रोवाइड कराते थे, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड था। इसलिए जो पीजेंट्स थे, क्योंकि उनको मनी कम दे रहे थे या फिर जो जितनी डिमांड थी उस बेसिस पे उनको मनी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, इसलिए वो मूवमेंट कर रहे थे या फिर इसलिए वो ब्रिटिशर्स से खुश नहीं थे। अब जब पीजेंट्स को ये पता चला कि आर्टिफिशियल इंडिगो की डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है, तो पीजेंट्स ने क्या करा, उन्होंने इंडिगो की कल्टीवेशन स्टॉप कर दी, क्योंकि उन्हें मनी भी नहीं मिल रहा था और उसकी डिमांड भी नहीं थी। तो वो दूसरे क्रॉप्स में, फूड क्रॉप्स में इन्वॉल्व हो गए। बट ब्रिटिशर्स को ये भी पसंद नहीं था, तो वो क्या चाहते थे कि इंडियन जो पीजेंट्स है वो इंडिगो प्रोड्यूस करे, पर वो जो मनी है वो कम ले। ऐसा कौन चाहता था, ये ऐसा ब्रिटिशर्स चाहते थे। या फिर मनी कम ले या फिर विदाउट मनी इंडिगो प्रोवाइड करे। अब विदाउट मनी या फिर बहुत कम मनी में इंडिगो प्रोड्यूस करना खराब हो जाता है, मतलब इकोनॉमिकली पीजेंट्स के लिए सुटेबल नहीं होता। क्योंकि जब इंडिगो प्रोड्यूस होता है, तो जब इंडिगो प्रोड्यूस होता है चाहे वो 3/20 पार्ट में हो, इससे क्या होता है, इंडिगो प्रोड्यूस करने में पहली बात तो वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, मोर वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। दूसरा, ये जो लैंड है उसको अनफर्टाइल नहीं रखती, फर्टिलिटी जो है वो लैंड की वो कम हो जाती है। तो अगर ये सारी सिचुएशन को फेस करने के बाद भी अगर पीजेंट्स को मनी कम मिलेगा या फिर विदाउट मनी उनको काम करना पड़ेगा, तो वो तो नहीं करेंगे ना। अब ये सारी बैकग्राउंड देखा हमने, तो ऐसी सिचुएशन में राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी से अप्रोच करते हैं कि आप चंपारण आइए और हमारे लिए लड़ाई करिए। तो गांधी जी चंपारण आते हैं, ठीक है, और वो चंपारण अपनी टीम के साथ आते हैं जिसमें लॉयर्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लॉयर्स होते हैं जो गांधी जी की हेल्प करने आए होते हैं। और वो कौन कौन से लॉयर्स हैं, इससे क्वेश्चन आ जाता है, आप इसे नोट कर लेना। राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, JB कृपलानी, मजहर उल हक। ये इंपॉर्टेंट लॉयर्स थे जो गांधी जी के साथ कहाँ आए थे, चंपारण आए थे। अब जैसे ही गांधी जी चंपारण आते हैं, जैसे वो अराइव्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिचुएशन को देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन थी, पीजेंट की प्रॉब्लम समझते हैं, डिटेल्ड सर्वे करते हैं,
ठीक है, सिचुएशन देखते हैं, डिटेल्ड सर्वे करते हैं, और फिर पीजेंट से क्या कहते हैं कि साइन करिए या फिर थंब लगाइए। थंब प्रिंट लगाने के कहते हैं क्योंकि ये लीगली सारे काम कर रहे होते हैं। तो सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, डिटेल सर्वे करते हैं सारे पीजेंट की लैंड का, एंड फिर पीजेंट से जो है वो साइन एंड थंब प्रिंट लगवाते हैं। अब जब ये सारी चीजें हो रही होती है तो गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं फॉर क्रिएटिंग अनरेस्ट, कि वो जो सिचुएशन है उनको खराब कर रहे, इसलिए उनको अरेस्ट कर लेते हैं। अब अरेस्ट किया है तो ट्रायल का भी मौका आएगा, तो गांधी जी को जो है वो कोर्ट में लेके जाते हैं। जब उन्हें कोर्ट में लेके जाते हैं तो 2000 से ज़्यादा लोग जो है, जो गांव के जो लोग हैं, चंपारण के जो लोग हैं, वो कोर्ट के बाहर होते हैं और सपोर्ट कर रहे होते हैं गांधी जी को। ठीक है, तो जो कोर्ट होता है वो वहां पे मैजिस्ट्रेट पूछता है गांधी जी को कि आपको कुछ बोलना है अपनी सफाई में, अपने ट्रायल में कुछ कहना है, तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि वो गिल्टी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सुन के जो मैजिस्ट्रेट होते हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट होता है बिहार का, वो गांधी जी को रिलीज करने के लिए बोलते हैं, और एक कमिटी फॉर्म होती है, कमिटी और कमीशन फॉर्म होती है, इंडिगो कमीशन। ठीक है, अब इस इंडिगो कमीशन में 3 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक गांधी जी भी होते हैं। इस कमीशन के बेस पे एक रिपोर्ट तैयार करी जाती है, जिसे चंपारण एग्रीरियन एक्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब एक एक्ट पास हो जाता है, चंपारण एग्रीरियन एक्ट, जिसमें क्या बोला जाता है, जो 3/20 पार्ट का, या फिर हम त्रिकंठिया जो सिस्टम है उसको अबॉलिश कर देना, और जो भी पीजेंट है जिनको प्रॉब्लम हुई है इन सब चीज़ों से, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करना, उनको कॉम्पनसेट करना। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, जो गांधी जी है उनका जो ये सत्याग्रह है वो सक्सेसफुल होता है। ठीक है, अब जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है वो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात में, अहमदाबाद मिल, और ये कब हुआ था, 1918 में। इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक किसकी, गांधी जी की। तो क्या होता है, इसका मैं बैकग्राउंड बताती हूँ। अंडर ब्रिटिशर्स, जो अहमदाबाद है वो कॉटन बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता था। अहमदाबाद जो सिटी है वो कॉटन बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करता था। पर 1917 में क्या हुआ, प्लेग आ गया अहमदाबाद में, या कह सकते हैं गुजरात में जो था वो प्लेग वाली सिचुएशन आ गई। अब जब प्लेग की सिचुएशन आएगी तो क्या होगा, जो लेबर फोर्स है, या तो उनकी डेथ हो रही थी, या फिर वो बीमार थे, इल थे, या फिर वो अदर स्टेट्स में जा रहे थे। तो इससे क्या था, जो कॉटन का प्रोडक्शन है, क्योंकि लेबर्स नहीं है तो कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा था। तो जो मिल ओनर्स थे, उन्होंने क्या सोचा कि अगर हमें लेबर्स को अहमदाबाद में ही रखना है तो हमें इन्हें प्लेग बोनस प्रोवाइड करना होगा, कि जब तक प्लेग है तो उन्हें प्लेग बोनस प्रोवाइड किया गया, ताकि जो लोग हैं, वो जो लेबर्स है स्पेशली, वो
अहमदाबाद में रह सके, किसी और अदर स्टेट में ना जाए, तो उन्हें प्लेग बोनस प्रोवाइड किया। अब जनवरी 18 में क्या होता है, जो प्लेग है वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है या इतना सीवियर नहीं रहता, तो मिल ओनर्स ने प्लेग बोनस को जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया होता है। पर वर्कर्स क्या डिमांड करते हैं, वो कहते हैं अगर प्लेग ख़त्म हो गया आप हमें प्लेग बोनस मत प्रोवाइड करो, पर जो हमारी सैलरी है, जो हमारे वेजेस है, उसे 50% बढ़ा दो। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे 1917 के टाइम पे वॉर लाइक सिचुएशंस भी थी, जिससे सबकी इकोनॉमी जो है वो ख़राब हो रही थी। तो वो चाहते थे कि उनके वेजेस में 50% जो है वो इंक्रीमेंट हो जाए, बट मिल ओनर्स ऐसा नहीं चाहते थे। मिल ओनर्स क्या कहते थे कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, 50% हम नहीं बढ़ाएंगे। तो जो वर्कर्स है वो डिमांड करते 50% की, पर मिल ओनर्स कहते हैं कि 50% वो नहीं बढ़ाएंगे। मिल ओनर्स क्या कहते हैं कि हम 20% बढ़ा सकते हैं, बट नॉट 50%। 50% की डिमांड पीजेंट्स की थी, 20% पे मिल ओनर्स माने थे। तो इसके लिए क्या करते हैं मिल ओनर्स जो है, अनुसुईया साराभाई के पास जाते हैं। ये कौन थी, पहली बात ये सोशल वर्कर थी, गुजरात में ही सोशल वर्कर थी, एंड जो उसके भाई थे, जो इनके ब्रदर थे, वो प्रेसिडेंट थे मिल्स के। ठीक है, तो ये इनके पास जाते हैं और ये इनको अपनी सारी सिचुएशंस बताते हैं। तो अनुसुईया साराभाई क्या करती है, गांधी जी को अप्रोच करती है। ये जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल है, वो गांधी जी को अप्रोच करती है कि हमारी हेल्प करो इस सिचुएशन से निकलने के लिए। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि एक मीटिंग रखते हैं, एक ट्राइब्यूनल बनाते हैं कि मिल ओनर्स की ये सिचुएशंस है एंड वर्कर्स की ये सिचुएशंस है। इन बेसिस पे दोनों की सिचुएशंस को देख के एक कॉमन एजेंडा के साथ दोनों की सिचुएशंस को देखते हुए एक कॉमन पाथ पे आते हैं और सॉल्व करते हैं। बट जो ये ट्राइब्यूनल या फिर ये जो मीटिंग होती है वो फेल्ड हो जाती है। फिर गांधी जी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि स्ट्राइक करिए, पर 50% के लिए नहीं, 35% के लिए, कि 35% जो है वो वेजेस इंक्रीज करने के लिए इस चीज़ पे आप स्ट्राइक करिए। ठीक है, और ये जो सारी सिचुएशन थी, ये जो सारी स्ट्राइक थी वो नॉन वायलेंट थी। ये हमेशा हम याद रखेंगे कि जो गांधी जी के जितने भी मूवमेंट है, जितने भी सत्याग्रह है, उसमें नॉन वायलेंट का जो है बहुत ज़्यादा रोल है। तो गांधी जी कहते हैं कि 35% जो है हम वेजेस इंक्रीज की बात करते हैं, उसके लिए हम स्ट्राइक करते हैं। पर जो मिल ओनर्स थे वो नहीं मानते। फिर क्या है, फिर गांधी जी नहीं, जो मिल ओनर्स है वो नहीं मानते। तो जब मिल ओनर्स नहीं मान रहे थे काफ़ी टाइम तक, तो ये जितने भी पीजेंट्स थे वो पुअर फैमिली से जितने भी लेबरर्स थे वो पुअर फैमिली से आते थे, तो उनको मनी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। तो बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे जो लेबर्स थे, वो 20% पे भी रेडी हो गए थे काम करने के लिए। तो ऐसे देख के क्या हुआ, जितने भी लोग स्ट्राइक कर रहे थे, बहुत सारे लोग 20% पे एग्री हो रहे थे। तो इससे गांधी जी ने क्या बोला कि जब तक सारे जो लेबर है वो मानेंगे नहीं 35% पे और रेडी नहीं रहेंगे, तो मैं फास्ट रखूंगा, फास्ट टू डेथ। तो गांधी जी ने जो ये फास्ट रखा था, हंगर स्ट्राइक जो रखी थी, वो मिल ओनर्स के खिलाफ नहीं थी,
वो लेबरर्स के को समझाने के लिए थे, या कॉमन मासेस को समझाने के लिए थे कि हमें किसी भी सिचुएशन में अपनी जो डिमांड है उसको कम नहीं करना चाहिए या ख़त्म नहीं करना चाहिए, या उसको सेक्रीफाइस करके ओनर्स की या फिर ब्रिटिशर्स की बात नहीं माननी चाहिए। तो जब गांधी जी ऐसा कहते हैं कि वो हंगर स्ट्राइक करेंगे, तो जो सारे लेबरर्स थे जो मान गए थे 20% पे भी, वो भी गांधी जी के साथ आ जाते हैं एंड सबके सब स्ट्राइक करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो मिल ओनर्स है वो 35% पे मान जाते हैं, 35% वेज हाइक पे मान जाते हैं। तो ये जो सेकेंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था ये भी सक्सेसफुल हुआ। अब देखते हैं हम थर्ड, जो गुजरात में ही खेड़ा सत्याग्रह नाम से जाना जाता है। जो 1918 में हुआ था, और इसे फर्स्ट नॉन कॉपरेशन कहते हैं। ठीक है, अब 1918 में क्या हुआ था, खेड़ा जो गुजरात में, वहां का सिचुएशन क्या थी, ड्रॉट आई थी वहां पे 1918 में, क्रॉप फेल्ड हुआ था, प्लेग की सिचुएशन हमने अहमदाबाद में भी देखी थी और खेड़ा में भी आई थी। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन थी। पर ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं यहाँ पे, ब्रिटिशर्स कहते हैं उन्होंने खेड़ा को एग्जामिन किया है और उनके एग्जामिन में ये देखा गया है कि इस साल मतलब 1918 में खेड़ा में बहुत अच्छा एग्रीकल्चर हुआ है, बहुत अच्छी क्रॉप्स सरप्लस में है, तो जो टैक्स है वो देना पड़ेगा, इंक्रीज टैक्स स्पेशली। तो जो खेड़ा के लोग थे उन्होंने कहा था ब्रिटिशर्स को कि ये सारी सिचुएशंस खेड़ा में हुई है, वो नॉर्मल जो टैक्स है वो ही नहीं पे कर पाएंगे, तो वो इंक्रीज टैक्स कैसे पे करेंगे। तो इस ब्रिटिशर्स के खिलाफ इसलिए वो स्ट्राइक कर रहे थे या फिर वो मूवमेंट करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर भी गांधी जी को इन्वॉल्व किया, और जब गांधी जी यहाँ पे आए तो उन्होंने सारे सिचुएशन को एग्जामिन किया, सर्वे किया, लैंड सर्वे किया, स्पेशली एविडेंस देखे। इस टाइम क्या था 1918 में, जो गांधी जी थे वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में बिजी थे। तो यहाँ पे जो मेन लीडर है, गांधी जी ने सर्वे एविडेंस करने के लिए किसको बोला, सरदार पटेल को। सरदार पटेल जो थे उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह को, कि वो मेन लीडर थे, हम ऐसा कह सकते हैं। मेन लीडर कौन थे, सरदार पटेल। अब जो सरदार पटेल है उन्होंने पिटीशन रजिस्टर करी, ब्रिटिशर्स को दी कि हमने सर्वे करा है, हमने लैंड को एग्जामिन किया है और ऐसा पाया गया है, ऐसा देखा गया है कि जो खेड़ा है वहां पे क्रॉप फेलियर देखी गई है। पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो पिटीशन है उसको क्या कर दी थी, रिजेक्ट, और उन्होंने कहा था कि जो खेड़ा के लोग हैं उनको इंक्रीज टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे गांधी जी आते हैं और गांधी जी ने पीजेंट्स को क्या कहा था कि टैक्स पे मत करिए, पीसफुल मूवमेंट करने के लिए कहा था एंड यूनिटी दिखाने के लिए कहा था। फिर क्या होता है, एट लास्ट क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, एट लास्ट ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो एग्री कर जाती है सस्पेंड टैक्स एंड रिटर्न लैंड, क्योंकि जब हम टैक्स पे नहीं करते,
स्पेशली जो पीजेंट थे उस टाइम पे, अगर वो टैक्स पे नहीं करते तो उनकी जो लैंड है वो ले ली जाती थी। तो गवर्नमेंट एग्री करते हैं, वो मानते हैं कि 1918 में खेड़ा में जो है वो क्रॉप फेलियर हुआ था, इसलिए जो टैक्स है वो सस्पेंड करते हैं और जिनकी लैंड ली होती है उनको रिटर्न करते हैं। तो गांधी जी नेशनली जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, नेशन वाइड जो है गांधी जी पॉपुलर हो गए थे इन 3 सत्याग्रह की वजह से। नेशनल पॉपुलैरिटी जो है वो गांधी जी की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, अब ये जो ये 3 हमने सत्याग्रह देखे, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा, तो इन 3 सत्याग्रह की वजह से जो गांधी जी है वो नेशन वाइड तो पॉपुलर हुए थे। इससे ये भी पता चला था कि जो नॉन वायलेंट एंड पीसफुली भी हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं और अपनी बातें हैं जो वो मनवा सकते हैं। ये इन 3 सत्याग्रह से हमें पता चला था। नेक्स्ट है रॉल्ट सत्याग्रह। रॉल्ट सत्याग्रह क्या था? ये एक इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है। तो इस सत्याग्रह में क्या हुआ था? रॉल्ट सत्याग्रह में क्या हुआ था, पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेंगे कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने 2 बिल्स जो है 2 बिल्स लॉन्च किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे। कहाँ पे? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, उसमें से एक बिल का जो नाम है वो क्या था? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। और इस एक्ट में क्या था? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में क्या था? क्योंकि इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे उनके वॉर में प्रॉब्लम आए, मतलब इंडियंस कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो उन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लाया, बट उन्होंने क्या करा? इस एक्ट को एक्सटेंड कर दिया। कितने टाइम के लिए? इनडेफिनाइट टाइम के लिए। और जो ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 है उसी को हम रॉल्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। रॉल्ट एक्ट ऑफ 1919। ये जो एक्ट था वो वॉर लाइक सिचुएशन के लिए था, पर जब वॉर खत्म भी हो गई थी तो ये जो एक्ट है उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में रखा। और इसका जो ऑफिशियल नेम है रॉल्ट एक्ट ऑफ 1919 का, वो क्या है? अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ये इसका ऑफिशियल नाम है रॉल्ट एक्ट का। ठीक है, अब वो क्या चाहते थे कि कोई भी कॉन्स्पिरेंसी कर रहा है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अगर कोई भी इंसान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, इसलिए वो एक्ट लेके आए थे। और उस एक्ट में क्या क्या उसके प्रोविजंस थे? कि जो पुलिस है वो विदाउट सर्च वारंट किसी के भी घर पे जाके देख सकती है। ठीक है, अगर किसी पे भी उनको शक होता है, ब्रिटिशर्स को किसी पे भी शक होता है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, तो उसको जेल में डाल देंगे कितने सालों के लिए? मिनिमम 2 इयर्स के लिए, विदाउट ट्रायल। उनका कोई ट्रायल भी नहीं होगा और किसी भी पर्सन को। और इस एक्ट में क्या बोला था कि पब्लिक गैदरिंग को जो है वो बैन कर देंगे
और इवन जो पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं उसको भी बैन कर दिया। तो ना पब्लिक गैदरिंग कर सकते हैं और ना पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में इंडियंस ने क्या करा, जो ऑल इंडियन मेंबर थे काउंसिल, ऑल इंडियन मेंबर्स ऑफ काउंसिल, उन्होंने रिजाइन कर दिया जब ये रॉल्ट एक्ट के प्रोविजंस उनको पता चले। ठीक है, गांधी जी ने क्या बोला कि वो सत्याग्रह करेंगे अगेंस्ट रॉल्ट एक्ट। और गांधी जी ने इस एक्ट को क्या बोला था, ब्लैक एक्ट। और ये जो सत्याग्रह है वो कहां से लॉन्च हुआ, बॉम्बे। गांधी जी ने क्या बोला, इस सत्याग्रह में जो रॉल्ट एक्ट के खिलाफ है या रॉल्ट एक्ट के अगेंस्ट है, उसमें हम क्या करेंगे, पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। नेशन वाइड हड़ताल करेंगे एंड नॉन वायलेंट रखेंगे। और ये जो स्पीच दी थी उन्होंने बॉम्बे में, जहां से लॉन्च हुआ था मूवमेंट सत्याग्रह रॉल्ट एक्ट के खिलाफ, वो था 6 अप्रैल 1919 से। ठीक है, तो जब 6 अप्रैल को 1919 को ये सत्याग्रह है लॉन्च हुआ गांधी जी के थ्रू, गांधी जी ने इसे लॉन्च किया, तो पूरे जो इंडिया है उसमें प्रोटेस्ट होने लगे, हड़ताल होने लगी। पूरी इंडिया में प्रोटेस्ट हुई, हड़ताल हुई, पीसफुल पिकेटिंग हुई। ठीक है, नेशन वाइड में ये सारी चीजें हो रही थी। बट तभी क्या होता है, अमृतसर में जो लोग हैं, जो प्रोटेस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। तो क्या होता है, वहां पे जो इंडियंस थे वो ब्रिटिश प्रॉपर्टी को भी हार्म कर रहे थे, ब्रिटिश अथॉरिटी को भी हार्म कर रहे थे। तो अमृतसर में क्या हुआ, मार्शल लॉ लग गया। अमृतसर में मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज्ड हो गया। और जो जनरल डायर थे उनको इस सिचुएशन को कंट्रोल में करने का बोला गया, उनको कमांड दी गई कि जो ये अमृतसर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं आप मार्शल लॉ लगाइए और इसको कंट्रोल में करिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा कहा जनरल डायर को। पर क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। वहां पे पीसफुली जो है लोग प्रेयर करने आए थे, प्रेयर नहीं कहूंगी, पीसफुल लोग गैदर हुए थे सिर्फ। कहां पे, जलियांवाला बाग। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे वो गैदर हुए थे, पीसफुली गैदर हुए थे क्योंकि बैसाखी का फेस्टिवल था। पर जो जनरल डायर थे उन्होंने ओपन फायरिंग करी और बहुत सारे जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई थी। ओपन फायरिंग की रही उन लोगों पर जिनके पास कोई भी आर्म नहीं थी, गन नहीं थे।
जब ये ओपन फायरिंग हुई, बहुत सारे जब लोग मर गए 13 अप्रैल 1919 में, तो गांधी जी इससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए क्योंकि वायलेंस देखने को मिला था। तो जब ये वायलेंस अकर हुआ तो गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि ये जो मूवमेंट है, ये जो सत्याग्रह है, जो रॉल्ट एक्ट के खिलाफ है, वो उसे विड्रॉल कर देंगे। ठीक है, तो जब रॉल्ट एक्ट आया तो उसके लिए गांधी जी ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, पर जब वहाँ पे वॉयलेंस देखा 13 अप्रैल 1919 में, जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, इतने सारे लोगों की जान गई, इतने सारे लोग मर गए, तो उन्होंने वो जो रॉल्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह स्टार्ट किया था उसको विड्रॉल कर दिया। अब हम जो नेक्स्ट सत्याग्रह है जो लॉन्च की हुआ था या फिर लॉन्च किया था गांधी जी ने, वो क्या था? खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन एंड जो खिलाफत मूवमेंट है वो साथ साथ स्टार्ट हुआ था। पहले हम खिलाफत मूवमेंट की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते कि खिलाफत मूवमेंट का क्या रोल था और खिलाफत मूवमेंट क्या था। जब रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह विड्रॉल हुआ तो गांधी जी ने एक मास मूवमेंट स्टार्ट करने का सोचा, पर खिलाफत मूवमेंट को सेंटर में रख के। उन्होंने क्या देखा, ये एक अपॉर्चुनिटी है, हिंदू एंड मुस्लिम्स की यूनिटी की अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब हम खिलाफत इशू देखेंगे, खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या था, एलाइड एंड एक्सिस पावर होती है। जो यूरोपियंस थे उन्होंने ऑटोमन जो एम्पायर है उसको वीक कर दिया था। हम देखेंगे ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जो सारे मुस्लिम्स है वो क्या मानते हैं कि जो ऑटोमन एम्पायर था उसमें जो ऑटोमन एम्पायर में जो हेड था, स्पिरिचुअल हेड, वो सारे मुस्लिम्स के हेड है, वो ऐसा मानते थे। पर जब यूरोपियंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते, ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते, तो उन्होंने टर्की पर भी हमला किया था, जिससे वो जितना भी एरिया है, जो लैंड है, उससे टर्की को हटाना चाह रहे थे और ब्रिटिशर्स के अंडर करना चाह रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडियन मुस्लिम्स को भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में अवेलेबल थे। तो इंडियन मुस्लिम्स जो थे उनको भी इस सिचुएशन के बारे में वो अवेयर थे, क्योंकि अगर ये मास मीडिया प्रोवाइड नहीं होता तो कभी भी इंडियन मुस्लिम्स को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती कि ऑटोमन एम्पायर में क्या हो रहा है या उनके स्पिरिचुअल हेड के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही थी। यहाँ पे मुस्लिम्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। अब मुस्लिम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, तो जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो प्रो कांग्रेस और
प्रो गवर्नमेंट जो उनका एटीट्यूड था वो चेंज हो गया था। वो प्रो कांग्रेस बन रहे थे, प्रो गवर्नमेंट मीन्स जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट थे। और इस सिचुएशन को जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने एक ब्रिज बनाया बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। मोहम्मद जिन्ना ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इंडिया में दो तरीके की सिचुएशन हो रही थी, क्योंकि मुस्लिम्स जो थे वो ब्रिटिशर्स से काफ़ी नाराज़ थे, तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हुए ताकि वो उनका साथ दे, हेल्प करे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने में। मीनवाइल क्या होता, जो ब्रिटिशर्स है डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट टर्की। उन्होंने क्या बोला ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने हार्श पीस ट्रीटी साइन करने के लिए बोला। और जैसे ऑटोमन एम्पायर था, उसके स्पिरिचुअल लीड या जो खलीफा जिसे हम कहते हैं, वो सारे मुस्लिम्स के हेड थे। तो इंडियन मुस्लिम्स के भी जो सेंटिमेंट्स थे उनको सही नहीं लगा कि जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर है, जो खलीफा है, उसके अगेंस्ट ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो मुस्लिम्स थे एंड जो कॉमन इंडियंस थे अदर रिलीजन के, वो एंटी ब्रिटिश हो गए। और यही सिचुएशन थी जो गांधी जी ने एग्जामिन की, और उन्होंने जो ये खिलाफत वाला इशू है उसको मेन स्ट्रीम में लेके आए, जिससे मुस्लिम्स की प्रॉब्लम्स एंड ओवरऑल जो इंडियंस है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि मुस्लिम एंड इंडियंस, इंडियन मुस्लिम या इंडियन जो कॉमन पर्सन थे, उनके जो मेन एनिमी थे वो कौन थे, ब्रिटिशर्स। तो खिलाफत इशू से मुस्लिम्स परेशान थे एंड इंडियंस तो रॉल्ट एक्ट से परेशान थे। अब रॉल्ट एक्ट में हम क्या देखेंगे, रॉल्ट एक्ट के लिए कमीशन बिठाई थी, हंटर कमीशन, जिसका जो हंटर कमीशन से जो रिपोर्ट आई थी उससे जो इंडियंस थे वो हैप्पी नहीं थे। ठीक है। अब गांधी जी ने एक मास मूवमेंट लॉन्च किया, जिसमें आईएनसी प्लस सेंट्रल खिलाफत कमेटी एक मूवमेंट क्या लॉन्च किया, नॉन कॉपरेशन का। जिसमें क्या कहा गया, बॉयकॉट। बॉयकॉट किसका, टाइटल्स का, सिविल सर्विसेज का, पुलिस एंड आर्मी का, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बॉयकॉट करने के लिए बोला गया। जो फॉरेन क्लोथ्स है उसको बॉयकॉट करने के लिए बोला, और क्या बोला कि खादी जो है उसको यूज करा जाए। गांधी जी ने 3 इश्यूज लेके आए। फर्स्ट, पंजाब में जो रॉन्ग हुआ, देन खिलाफत आफ्टर स्वराज। तो गांधी जी 3 इशू को लेके आए थे। जो पंजाब में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ वो, खिलाफत इशू एंड स्वराज की डिमांड।
और सारी चीज़ों को बॉयकॉट करने के लिए कहा गया। तो उसके साथ एक और चीज़ क्या बोली कि इंडिया में जो है वो नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस ओपन हो, इंडियन नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन हो। क्योंकि अगर हम ब्रिटिश की हर चीज़ को बॉयकॉट करेंगे तो कॉमन मासेस के पास एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि फॉरेन क्लोथ्स मत पहनो, तो उनके पास एक चॉइस होनी चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। जैसे क्लोथ्स का क्या ऑल्टरनेटिव था, फॉरेन क्लोथ्स का खादी। तो बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्होंने ये ट्राई किया कि जिन जिन चीज़ों का बॉयकॉट हो रहा है उनका एक ऑल्टरनेटिव भी लाया जाए कॉमन मासेस के लिए। ठीक है, तो जो प्रोटेस्ट था वो बहुत ज़्यादा अपने पीक पे था। प्रोटेस्ट जो था वो पीक पे था। पर क्या होता है, 4 फेब 1922 को एक इंसिडेंट होता है चौरा चौरी में। जो उत्तर प्रदेश में है, वहां क्या होता है, जो विलेजर्स होते हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो वो विलेजर्स क्या करते हैं, 22 पुलिसमैन को वो बर्न कर देते हैं अलाइव। क्योंकि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो अपने पीक पे था। तो अगर पुलिसमैन उनके अगेंस्ट जा रहे थे तो उन्होंने क्या करा, कुछ विलेजर्स ने मिलके 22 जो पुलिसमैन थे उनको, जो जिंदा थे, उनको जला दिया गया। तो जब ये न्यूज़ गांधी जी तक पहुंची तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। 11 फेब 1922 वेट 11 फेब 1922 को जो नॉन कोऑपरेशन है उसको विड्रॉल कर लिया गया। और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को क्या करा, अरेस्ट किया 6 इयर्स के लिए। ठीक है, और ग्रेजुअली जब नॉन कोऑपरेशन विड्रॉ किया गया तो धीरे धीरे जो क्या है, ग्रेजुअली क्या है, जो खिलाफत मूवमेंट था वो भी खत्म हो गया। तो ये जो सत्याग्रह था वो फेल्ड हो गया क्योंकि इसमें नॉन वायलेंस हो गया था। और जब नॉन वायलेंस हुआ तो गांधी जी का एक प्रिंसिपल है कि वो नॉन वायलेंस को किसी भी मूवमेंट में लॉन्च नहीं करेंगे। देन है जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जिसे सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं और डांडी मार्च भी कहते हैं। तो जब नॉन कोऑपरेशन को विड्रॉ करा गया क्या सिचुएशन थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट से पहले? नॉन कोऑपरेशन को विड्रॉ कर दिया था, और जो कांग्रेस थी, जो आईएनसी थी, वो किसी भी मास मूवमेंट को लॉन्च नहीं कर पा रही थी, वो उस पोजीशन में नहीं थी।
1924 में जो गांधी जी थे उनको भी रिलीज कर दिया था जेल से। ठीक है। और गांधी जी ने क्या सोचा था जब वो जेल से वापस आए थे कि वो अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो क्या करना चाहते जो रूट कॉजेज है इंडिया में सोशली, वो उन पे ध्यान दे रहे थे। जैसे अनटचेबिलिटी को कैसे खत्म किया जाए, यूज ऑफ चरखा जिससे खादी बनाई जा सके और इंडिजीनियस क्लोथ्स पहने, और बिल्डिंग अप द आश्रम। आश्रम को वो क्यों बिल्ड करना चाह रहे थे? ताकि जो सत्याग्रह है या फिर जो नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी है वो लोगों तक पहुंचा सके। मे बी आपको ये चीज़ दो दिखी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे मेरी फोटो आ रही होगी, तो ये जो है मैं यहाँ लिख रही हूँ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। अब देखते हैं नॉन कॉपरेशन। ये जो हमने देखी है सिचुएशन थी गांधी जी के आने, नॉन कॉपरेशन के विड्रॉल के बाद क्या क्या हो रहा था। अब हम देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन का क्या बैकग्राउंड था। ऐसा क्या हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च करना पड़ा। इतना एक बड़ा मास मूवमेंट क्यों लॉन्च करना पड़ा, तो हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो जो कांग्रेस थी, आईएनसी थी, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। इस नेहरू रिपोर्ट में क्या था, उन्होंने ब्रिटिशर्स को ऑफर किया था कि वो इंडिया को डोमिनो स्टेटस दे। ठीक है, उन्होंने ऐसे कहा था, इस नेहरू रिपोर्ट में ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड की थी और उन्होंने बोला था कि इंडिया को डोमिनो स्टेटस दे। और अगर ये जो नेहरू रिपोर्ट है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती विद इन 1 ईयर, अगर नेहरू रिपोर्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो जो आईएनसी है वो क्या करेगी, एक मास मूवमेंट लॉन्च कर देगी फिर से। ठीक है, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई और 1929 दिसंबर, दिस इज दिसंबर 1928 एंड दिसंबर 1929 को ब्रिटिशर्स ने ना तो इम्प्लीमेंट किया और ना ही कोई रिस्पॉन्स सेंड किया। तो दिसंबर 1929 में क्या होता है, आईएनसी का लाहौर सेशन होता है। तो इस लाहौर सेशन में क्या बोला गया, जहां पे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने क्या बोला कि अब इंडियंस को डोमिनेंट स्टेटस चाहिए ही नहीं, अगर ब्रिटिशर्स देना भी चाहेगी तो भी नहीं चाहिए। अब जो कांग्रेस है उसका जो मेन एजेंडा है या जो कांग्रेस का जो गोल है वो क्या है, पूर्ण स्वराज। अब उन्हें पूरी तरह इंडिपेंडेंस चाहिए, उनको डोमिनेंट स्टेटस चाहिए ही नहीं अब। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे माना गया, डिक्लेयर कर दिया कि 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज है, हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। ऐसा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कह दिया। और क्या बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस ने
गांधी जी को रिक्वेस्ट की कि आप एक मास मूवमेंट फिर से लॉन्च करिए। ठीक है। अब गांधी जी जो थे वो बस ये सोच रहे थे कि कौन सा एक सेंट्रल आइडिया ले। सेंट्रल आइडिया कौन सा ऐसा होना चाहिए जिससे सारे जो कॉमन मासेस है, इंडिया के जितने भी कॉमन मासेस है, वो इन्वॉल्व हो सके। तो गांधी जी के पास जो सेंट्रल आइडिया था वो क्या था? सॉल्ट। क्योंकि जो सॉल्ट है वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीज है जो सारे कॉमन मासेस यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, सबको सॉल्ट की नीड पड़ती है। तो उन्होंने सोचा कि अब वो क्या करेंगे? सॉल्ट सत्याग्रह करेंगे। क्योंकि सॉल्ट सत्याग्रह से सारे जो लोग हैं, ऑल पीपल कैन रिलेट, ऑल पीपल कुड रिलेट। ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि वो सॉल्ट सत्याग्रह करेंगे। अब उन्होंने 12 मार्च से साबरमती आश्रम, जहां पे वो रहते थे, साबरमती आश्रम से अपने 78 फॉलोअर्स के साथ सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च किया। और उन्हें कहाँ जाना था? डांडी तक। डांडी एक कोस्टल एरिया है गुजरात में ही, डांडी तक। तो साबरमती आश्रम से डांडी मार्च तक उनको ये सॉल्ट सत्याग्रह करना था। साबरमती से डांडी का डिस्टेंस क्या है? 390 किलोमीटर। और ये 390 किलोमीटर उन्होंने कितने डेज में कंप्लीट किया? 24 डेज में। इस ये जो मूवमेंट है, ये जो सत्याग्रह है, उसे डांडी मार्च भी कहते हैं क्योंकि डांडी तक लोग आए थे। 78 फॉलोअर्स के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था, पर जब वो डांडी पहुंचे तो उनके साथ मोर देन 50,000 लोग थे। और इस मार्च को क्या बोलते हैं? वाइट फ्लोइंग रिवर। अब इसे वाइट फ्लोइंग रिवर क्यों कहते हैं इस मार्च को? क्योंकि जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे जिन्होंने इस मार्च को लॉन्च करने में या फिर इस मार्च को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प की थी, गांधी जी ने उनको रिक्वेस्ट की थी, या फिर वो गांधी जी को देख के उन्होंने वाइट कलर की खादी ड्रेसेस पहनी थी, वाइट ड्रेसेस पहनी थी। तो इससे जब ये 78 फॉलोअर्स से 50,000 लोग जब जुड़े, तो ऐसा लगा कि साबरमती से डांडी तक जो है एक वाइट रिवर फ्लो कर रही है। इतने सारे लोग थे वाइट ड्रेस में, वाइट क्लॉथ में। ठीक है। एंड 6 अप्रैल 1930 गांधी जी ने सॉल्ट बनाया और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। क्योंकि कोई भी कॉमन इंसान सॉल्ट बना भी नहीं सकता था। और उन्होंने क्या बोला, गांधी जी ने क्या बोला उस सॉल्ट को तोड़ते हुए, कि जब तक वो इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं दिला देते वो साबरमती आश्रम वापस नहीं जाएंगे। और ऐसा ही हुआ था, क्योंकि इस मूवमेंट के बाद जो है वो इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, तो गांधी जी कभी भी साबरमती आश्रम जो है वो रिटर्न नहीं गए थे। इस मूवमेंट के भी फीचर्स होते, नॉन वायलेंट था, टैक्स को पे नहीं करना था, बॉयकॉट गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज अथॉरिटी, पीसफुल पिकेटिंग। किसकी पिकेटिंग करनी थी?
फॉरेन क्लोथ्स की। और पीसफुल मेथड से जो ब्रिटिशर्स है उनको डिसफंक्शन करना था। अब हमने देखा था कि साबरमती से दांडी का जो लॉन्च है सॉल्ट सत्याग्रह वो तो सक्सेसफुल हुआ। फिर गांधी जी ने क्या कहा था कि वो दांडी से धरसाना एक जगह है गुजरात में ही, वहां पे भी सॉल्ट मार्च करेंगे या सॉल्ट सत्याग्रह करेंगे। पर इसकी जो इन्फॉर्मेशन है कि दांडी से धरसाना जो है वो सॉल्ट सत्याग्रह करेंगे, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन लॉर्ड इरविन को, जो उस टाइम पे वॉइसरॉय थे, लेटर के थ्रू बता दिया था। ठीक है, तो जब ये लेटर इरविन तक पहुंचा तो गांधी, नेहरू और जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन्हें क्या करा, अरेस्ट कर लिया। पर गांधी जी चाहते थे कि जो दांडी से धरसाना का जो सॉल्ट मार्च है, सॉल्ट सत्याग्रह है, वो सक्सेसफुल हो, वो पूरा हो। तो क्या हुआ था कि दांडी से धरसाना का जो सॉल्ट सत्याग्रह है, क्योंकि ये सारे प्रोमिनेंट लीडर जेल में थे, तो कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी की वाइफ थी उन्होंने लेड किया था। बट मिडिल ऑफ द मार्च, ये दांडी एंड दिस इज दरसाना, तो बीच में ही जो है वो कस्तूरबा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस मार्च को कौन लीड करता है फिर? सरोजनी नायडू। ठीक है, और जब धरसाना तक लोग पहुंचते हैं, सरोजनी नायडू जब कॉमन लोगों के साथ पहुंचती है, कॉमन मासेस के साथ जब सरोजनी नायडू धरसाना पहुंचती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ब्रिटिशर्स जो है, जो ब्रिटिशर सोल्जर्स होते हैं, वो कॉमन मासेस पर अटैक करते हैं। जो पीसफुल कॉमन मासेस थे, जिन्होंने कोई भी अटैक नहीं किया था ब्रिटिशर्स पे, उस पे ब्रिटिशर्स अटैक करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं। तो ये जो न्यूज है कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने एक पीसफुल मूवमेंट पर, क्या करा, लाठी चार्ज किया, ये पूरे वर्ल्ड में हेडलाइन बन जाती है। ठीक है, ऐसा बिहेवियर, ब्रूटल बिहेवियर ब्रिटिश गवर्नमेंट का देखा जाता है। इसके बाद ये जो मूवमेंट है, ये जो सत्याग्रह है, ये सॉल्ट सत्याग्रह खत्म कैसे होता है? गांधी इरविन पैक्ट से साइन होता है, जिसमें इरविन ने एक शर्त रखी थी कि वो सिविल डिसोबीडियंट जो मूवमेंट है वो एंड करे और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करे। हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी खत्म हो जाती है गांधी इरविन पैक्ट के थ्रू। अब एक जो ये लास्ट, आई नो ये जो वीडियो है थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो जो गांधी जी वाला सत्याग्रह, इसके सारे पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। आपका एक क्वेश्चन मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए रेडी हो जाएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों लॉन्च हुआ था? क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। अब क्रिप्स मिशन क्या था, थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ आपको इसके बारे में।
क्रिप्स मिशन में बोला था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो है वो इंडिया जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ब्रिटेन को, एंड और इंडियंस की जो डिमांड है उसे फुलफिल करेगा। जो भी इंडियन कॉमन मास या फिर आईएनसी जो भी डिमांड रख रही है उसको फुलफिल करेगा। बट ये सारी चीज़ें हुई नहीं थी, तो क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हो गया था। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या बोला था कि वो इंडिया को कोई भी एडवांसमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते, कोई भी एडवांटेज नहीं दे सकते एटलीस्ट जब तक वॉर हो रही है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या था कि जैसे यहाँ इंडिया है, यहाँ जापान है और यहाँ ब्रिटेन है। ठीक है, तो जापान इंडिया से काफ़ी पास था और जापान और ब्रिटेन जो थे वो आपस में लड़ रहे थे, ये एनिमी थे। तो क्योंकि इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी है तो जापान जो है वो इंडिया पे भी अटैक कर सकता था। तो एक मास मूवमेंट लॉन्च करने की बहुत ज़्यादा नीड थी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी, मुस्लिम लीग, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या लगता था कि अगर ब्रिटेन ने इंडिया को नहीं छोड़ा तो जो जापान है वो इंडिया पर अटैक कर देगा और जो कॉमन मासेस है उनका नुकसान होगा। तो इसलिए ये मास मूवमेंट लॉन्च हुआ था कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटिशर्स है, उनको इंडिया को छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया था। तो जुलाई 1942 वर्धा रेजोल्यूशन, वर्धा महाराष्ट्र में है, वर्धा रेजोल्यूशन या फिर इसे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये गांधी जी के सजेशंस के थ्रू हुआ था और इसमें क्या था, जो आईएनसी थी वो रेडी थी फिर से एक मास मूवमेंट के लिए। गांधी जी ने बॉम्बे से लॉन्च किया इस मास मूवमेंट को, क्विट इंडिया मूवमेंट को, और उन्होंने क्या बोला, डू और डाई, कि या तो हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाएंगे या फिर हम इंडिपेंडेंस दिलाते दिलाते मर जाएंगे। डू और डाई का जो है उन्होंने एक नारा दिया। और इस बार उन्होंने क्या बोला कि इस बार वो वॉइस रॉय से कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम तो कुछ लेंगे ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि नो नेगोशिएशन विद वॉइस रॉय, क्योंकि इससे पहले जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उन्होंने नेगोशिएशन कर लिया था, गांधी इरविन पैक्ट साइन कर लिया था। तो इन्होंने कहा कि नो नेगोशिएशन विद वॉइस रॉय एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करेंगे इस बार। अब क्या हुआ, जैसे ही गांधी जी की स्पीच खत्म होती है तो जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, पर जो ये मूवमेंट है वो स्टार्ट रहता है, अपने पीक तक जाता है ये मूवमेंट। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वॉयलेंट हो जाती है, वॉयलेंस आ जाता है मूवमेंट में। जो लोग थे वो ब्रिटिश बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, रेलवे ट्रैक्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। और जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने भी ब्रूटली जो है लोगों को मारना स्टार्ट करा, ब्रूटली अटैक करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हुई थी। तो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, पर इसने क्या हेल्प किया, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में हेल्प की, क्योंकि लोगों को पता था कि क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो
हमने इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह देखे जो गांधी जी ने लॉन्च किए थे, और गांधी जी का रोल देखा हमने कि इंडियन इंडिपेंडेंस में क्या है। ठीक है, तो आज आपका एक क्वेश्चन रेडी हो गया। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा गांधी जी से रिलेटेड तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।